आज आपकी स्पेशल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ गया अचानक से, तो कल से हम कंटिन्यू करेंगे डेली। हेमलता यूजर, हाँ पूछो। साहित्य में पूछ लो जो भी डाउट। बख्तियार खिलजी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि ये बहुत ही कुरूप था, और गजनी में जब सेना की भर्ती हो रही थी तो इसको रिक्रूट करने के लिए मना कर दिया गया था, इसकी क्रूरता के कारण। तो गजनी से निराश होकर के बदायूं पहुंचा। नहीं सुशीला, जो आपने डाउनलोड किया है जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक ही देख सकते हो। हेलो संदीप। नहीं आज तो नहीं कर सकते हो, कल मुझे कर लेना, कल लगभग 11 बजे कर लेना। आज मुझे कहीं निकलना है। ज्योति एकता, मिली, देवमित्रा। अच्छा समृद्धि कब लिया है आपने? हेलो खुशबू। हाँ एक पार्टी में जाना है। जल्दी आ जाऊंगा। हाँ ब्यूटी, थैंक यू सो मच। 27 जनवरी को सभी लोग को देख लो, उस पर अपना कमेंट दे दो। 12 बजे का टाइम कल नहीं, स्पेशल क्लास आजकल 4:30 बजे चल रहा है ना। कल कितने बजे इंटरव्यू आपका? पीडीएफ तो आपके मोबाइल फोन में ही डाउनलोड होगा, वो ओपन हो जाएगा, लेकिन वीडियो जो डाउनलोड वो ओपन नहीं होता। हाँ सात्विक, एक मेरा देखो वो वीडियो बनाने के पीछे मेरा कारण क्या था मैं आपको बताऊं। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि परिस्थितियां हमारे जीवन को निर्धारित नहीं करती, हम विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी अपना बेस्ट कर सकते हैं। एक महिला के साथ सबसे बुरा जो हो सकता था वो उसके साथ हुआ, उससे बुरा क्या हो सकता था? प्रेमी ने धोखा दिया, घर बार छोड़ गया, और जो स्त्री के लिए सर्वाधिक शर्मनाक स्थिति हो सकती थी वो उसके साथ हुई। और दुनिया की शायद पहली और आखिरी महिला थी जिसने सुसाइड नहीं किया। उसके लिए सुसाइड करना तो बड़ा इजी था कि चलो खत्म करो अपनी लाइफ को, इतनी गंदी जिंदगी, मौत से भी बदतर कोई जिंदगी है। और नॉर्मली इंसान थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियों में पागल हो जाता है। अच्छा संदीप जी, वेरी गुड, क्या बताया आपने। लेकिन उस परिस्थिति में उसने अपना कितना एक बोल्डनेस दिखा करके वो बाहर आई और समाज को नेतृत्व दिया, जिस जहां पे जो हो सकता था उसने वो किया। तो इट वॉज ए यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी, क्योंकि समाज में ऐसे उदाहरण मिलते ही नहीं है। पटेल जी, आप 2 क्लास पीछे वाली नहीं देखे हैं? तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि आप जो भी परिस्थितियां हो उनसे परेशान नहीं होना, उसमें जो आप अपना बेहतरीन दे सकते हो वो दो। तो पटेल जी ऐसे नहीं चलेगा। आपने कोई क्लास बंक नहीं करनी है, और मैं बैक जाकर के क्या बताऊं, इतनी लंबी चौड़ी कथा है उसकी। हिस्ट्री है ना आपका, इस पे 2 क्लासेस हुई हैं, दोनों क्लासेस। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप बस देख लेना उनको। क्योंकि वो कहानी 2 लाइन की नहीं है कि मैं आपको 2 लाइन में बता दूं। पूरी डायनेस्टी से मैंने एक्सप्लेन किया है पीछे से लेकर के। गोरी तो आखिरी मोहरा है उसका। सिर्फ गोरी के बारे में बताएंगे तो आप नहीं समझोगे। ओके समृद्धि, जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तो हमको भी आता है, लेकिन मैं क्या करूं। गुस्से को मैं पी जाता हूँ। निजामी की पुस्तक में सती का जौहर का उल्लेख था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ था, और निजामी की पुस्तक भी फारसी और अरबी दोनों में लिखी गई है। तो अमीर खुसरो की तारीख एलाई को फारसी पुस्तक क्यों माना जाता है जिसमें जौहर का उल्लेख? नहीं मैं समझ नहीं, दोनों दोनों सती को मैं जौहर पढ़ूँ ये कह रही हूँ? दोनों जौहर है। वीडियो शेयर किया है। वेरी, हाँ देव मित्रा, थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी गुजारिश थी कि सभी ऐसा करो, शेयर करो। टेल जी,
मैंने एक एक कमेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ा है और सभी को मैंने लाइक भी दिया है। हेलो भारती, जो भी ऐसा है तुम रेज हैंड करके पूछो, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, काफी ऊपर चला गया। रेज हैंड करके पूछिए जो भी डाउट हो। मिनी ऐसा कैसे हो सकता है, नीचे शेयर का है। चलिए मैं बता रहा था जो, तो गजनी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी को नौकरी नहीं मिली, सम्मानित नौकरी पाने की इच्छा से वो बदायूं पहुंच गया। हाँ जी। हेलो सर, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ लेकिन थोड़ा स्लो आ रहा है, थोड़ा तेज बोलो या पास ले जाओ मोबाइल। हेलो सर, अब आ रहा है वॉइस? हाँ आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सर प्रणाम, मैं हाँ। आकांक्षा हूँ, मैं ज्योति भी नहीं हूँ। एक्चुअली सर मुझे ये डाउट था कि मैं इसीलिए यार लाइव क्लास में आई, क्योंकि आज का टॉपिक गौरी था और इसी में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्योंकि जैसे हसन निज़ामी है तो उन्होंने गौरी जो है उसके टाइम का जो जौहर का उल्लेख किया है कि गौरी के समय जब उसने आक्रमण किया था तो वहाँ पे जौहर हुआ था, जो जिसका विवरण हसन निज़ामी ने किया है। और जो हसन निज़ामी की बुक है, जैसा कि आपने उसके साहित्यिक सोर्स आपने करवाए थे, तो उसमें आपने बताया कि फारसी और अरबी दोनों में ही लिखा गया है, जिसमें फारसी का भी मतलब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है निज़ामी ने। और तारीख़ अलाई वो भी फ़ारसी में ही है। लेकिन हम ऐसा क्यों कहते हैं कि तारीख़ अलाई पहली पुस्तक है जिसने जौहर का उल्लेख किया, जो कि रणथंभौर अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस समय जौहर किया था रानी रंगा ने। तो सर ऐसा क्यों मानते हैं, निज़ामी को क्यों नहीं मानते? उसने भी तो उल्लेख किया, जौहर का प्रथम विवरण उसी ने ही प्रस्तुत किया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन। कहीं लिखा हुआ है कि पहली किताब तारीख अलाई है जहाँ पे जौहर का विवरण मिलता है? जी सर। कहाँ लिखा हुआ है? काफ़ी सारी बुक्स में सर यही होता है कि तारीख़ अलाई में ही सर्वप्रथम मतलब अलाउद्दीन के टाइम पे जो था वो रंगा देवी ने जौहर किया था, जिसका उल्लेख तारीख़ अलाई में मिलता है, जो कि उसने। नहीं, प्रथम जौहर का उल्लेख तारीख अलाई में मिलता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? लाइन कहीं लिखी हुई है? हाँ सर, ऐसा लिखा है। दिखाओ जरा, भेजो मुझे फोटो। सर अभी इंस्टेंट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं पक्का आपको शेयर कर दूंगी। और इसी में बस मुझे डाउट था कि जैसे मैंने आपका वाला क्लास देखा ना, अभी लिटरेरी जो भी आपने ये अभी सोर्सेस बेस्ड कराए थे, तो उसमें आपने बताया फारसी, तो अभी तक मुझे निज़ामी की बुक का ना थोड़ा अरबी का पता था, फारसी का उतना नहीं पता था। और उसको अरबी में ही मतलब बताया जाता है कि अरबी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया था उसने अपनी बुक में। लेकिन अभी जब मैं अपना बुक पढ़ रही थी, गौरी का चैप्टर जब मैंने देखा, तो उसमें मैंने देखा था हसन हसन निज़ामी का फारसी में भी उसने पूरा पूरा मतलब फारसी भाषा का भी इस्तेमाल किया है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जौहर का एक्चुअली उल्लेख मैं हसन निज़ामी को माना जाएगा मैं तुम्हारी कि बात फजल। समझ रहा हूँ, मैं समझ गया बात को कि तारीख इलाही में जब लिखा है कि पहली बार जौहर का उल्लेख तारीख इलाही में किया गया, तो हसन निजामी तो उसके बहुत पहले लिख के गए हैं जी सर। और जौहर का उल्लेख इन्होंने भी किया है। जी सर। लेकिन तो इसको क्यों नहीं लिखा जाता? लेकिन तारीख इलाही में ही इतिहास में पहली बार जौहर का उल्लेख किया गया था, इस शब्द पे मुझे डाउट। ऐसा कहीं मेरी नजर में तो नहीं गुजरा कि जौहर का पहला उल्लेख तारीख इलाही में ही किया गया। हाँ, जौहर का उल्लेख किया गया है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन पहला उल्लेख किया गया, इस पे डाउट। जी सर। ऐसा लिखा ही नहीं जा सकता कि पहला उल्लेख इसी में किया गया हो, जबकि हसन निजामी पहले कर गए हैं। तो और किसी को पता हो कि ऐसा लिखा गया है, किसी ने पढ़ा हो, कमेंट में बताइए। जी सर, जैसे मेरे पास ना 2 बुक्स मैं बताऊँ, जैसे आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की कह दिया जाए या पप्पू सिंह प्रजापति की कह लिया जाए, तो जैसे अब मैंने दोनों का जब देखा ना साथ में, तो तब मुझे पता चला कि हसन निज़ामी भी है जिसने प्रथम उल्लेख किया है हाँ। जौहर का। हाँ। और साथ में मतलब आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव भी बताते हैं कि तारीख़ अलाई जो है उसमें सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो पता नहीं तो अब प्लीज एक किसी। बार जरा, घर में ही आप बैठे हो, किताबें अगल बगल होंगी, फोटो खींच जी के सर। शेयर करो। जी सर, अगर मुझे मिलता है मैं भी देख के फिर आपको शेयर करती हूँ। तब शेयर तक कीजिए, अपना। फिर मैं बताता हूँ इसके कारण क्या है। जी सर, आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, आप क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है सबको मेरी वजह से, और शायद शायद कोई गुस्सा मन ही मन में निकाल रहा हो तो आप कंटिन्यू नहीं करिए नहीं, क्लास, मैं तब तक अपना ढूंढ के डेफिनेटली मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल अच्छा हुआ आपने परमिशन दे दिया, नहीं तो मैं ही रुका रहता। ये सब परमिशन की बात नहीं थी। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। हाँ, बिहार के आधुनिकीकरण में बंगाल पुनर्जागरण की भूमिका। बिहार के आधुनिकीकरण में बंगाल पुनर्जागरण की भूमिका, देखो इसमें थोड़ा सा पहली तो बात यह है कि बंगाल पुनर्जागरण नहीं, बिहार के आधुनिकीकरण में 18वीं शताब्दी के पुनर्जागरण की भूमिका। वो सिर्फ बंगाल में थोड़ी ना हुआ था, बंगाल में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था, साउथ इंडिया में भी बहुत सारा हुआ था, सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं। ठीक है, मैंने अपनी फैमिली ग्रुप में, थैंक यू काजल। चलो ठीक है, हम विषय वस्तु की तरफ बढ़े, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। बख्तियार खिलजी के बारे में चूंकि हमारे पास सीमित ज्ञान है, इसलिए इसके बारे में बताना जरूरी है। तो ये बदायूं पहुंचता है, भारत पहले ही आ गया था, और बदायूं का मुक्ता था शिहाबुद्दीन हसन अदीब, इनका नौकर बन गया। हालांकि ईसानी कहता है कि ये पहली नौकरी इसको मिली चित्तौड़ में। चित्तौड़ में चित्तौड़ में राजा जय सिंह थे।
वहां इसको नौकरी मिली। लेकिन बख्तियार का चाचा यही रह गया था। बख्तियार के चाचा का नाम था महमूद बिन महमूद, मोहम्मद बिन महमूद। और तराइन की दूसरी लड़ाई में ये बोरी की ओर से लड़ा था। तो इसका युद्ध कौशल तराइन की दूसरी लड़ाई में इतना बेहतरीन था कि इसको एकता मिली नागौर में। नागौर मुझे लगता है राजस्थान में है। नागौर में एक जगह है करमदंडी, कमंडी, इसकी एकता मिली। ये जो करमंडी की एकता थी, महमूद जल्दी मर गया और इसके बाद ये प्राप्त हुई बख्तियार खिलजी को। यहां से ये अवध चला जाता है। और यहाँ भी कुछ अपनी वीरता वगैरह दिखाता है। तो अवध का जो सूबेदार है मलिक खुशामुद्दीन अबूल, अवध में एक जगह है भावली, भावली की एकता देता है। जैसे भारत एक देश है और उसके लगभग 30 प्रदेश हैं, उसी तरह से दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों को एकता कहते हैं। भावली से ये अटैक करने लगा बिहार में, बिहार को लूटने लगा। जब इसका दिल करता था जाके बिहार को लूटना था। और बड़ी संख्या में खिलजी सरदार इसकी सेवा में आने लगे। चूंकि ये खुद खिलजी था, यहां पर ऐबक, अब ऐबक को गुंडे चाहिए थे क्योंकि न्यूली स्टैब्लिश्ड स्टेट था उसका, इस्लामिक स्टेट। तो यहां पर ऐबक ने जब इसकी योग्यता के बारे में सुना तो ऐबक इसको सम्मानित करता है, इसको बुला करके अपने पास सम्मानित करता है। और गोरी ने भी सुना कि बहुत बड़ा गुंडा है, तो गोरी ने इसको खिलत भेज दिया। खिलत एक तरह से सम्मान सूचक एक कपड़ा भेजा जाता था। तो यहां पर मोहम्मद बख्तियार खिलजी की स्थिति स्पष्ट होती है कि ये कोई दास नहीं था, गुलाम नहीं था। और इसने धीरे धीरे पूरे बिहार को जीत लिया। मात्र इतना बहादुर तो था ही, मात्र 200 घुड़सवारों के साथ इसने बिहार को जीत लिया 1202 ईस्वी में। मिनहाज सिराज इसके बारे में जानकारी देता है कि बिहार में उस समय जितने भी ब्राह्मण होते थे और जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे, सभी के सर पे बाल नहीं होते थे, मुंडे सिर होते थे। और इसने पैरामीटर बनाया कि जो भी मुंडा सिर वाला है उसको मार डालो, क्योंकि निर्विवाद रूप से वो काफिर। सोचो योगी आदित्यनाथ उस समय होते तो उनका क्या होता। तो एक बड़ी नृशंस हत्या थी। और इन सबकी किताबें इनको मार मार करके उठा लेता। और बहुत सारा किताबें इसने कलेक्ट कर लिया। मुसलमानों ने जब किताबें देखी तो उनको समझ में नहीं आया उसमें लिखा क्या है। तो बहुत सारे हिंदू बुलवाए और इन पुस्तकों को पढ़वाया कि इसमें लिखा क्या है। लेकिन शिक्षित वो हिंदू तो थे नहीं, वो पढ़ भी नहीं पाए, सारे ब्राह्मण मर गए थे। तो पुस्तकों की विशेष सामग्री का जब उनको पता चला तो लोगों ने ये जाना कि ये जो किला जिसको ये समझ रहा था कि ये किला है, ये किला नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी थी। तो मिनहाज जिसके बारे में विवरण देता है वो सभी को पता चल गया होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय ही है वो। मतलब नालंदा को उसने नष्ट भी कर दिया और पता भी नहीं चला कि ये नालंदा है, ये विश्वविद्यालय किला समझ रहा था। लेकिन एक और उल्लेख मिलता है, एक बौद्ध भिक्षु है धर्म स्वामी। बख्तियार खिलजी के काफी दिनों बाद इन्होंने ये रिपोर्टिंग की, इन्होंने लिखा है कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश उस विश्वविद्यालय में आया था और वहां के शिक्षकों से मिला था।
1236 ईस्वी तक बख्तियार खिलजी वहां था। तो पहली बार ये जो सभी को मारा, इसके बाद भी ये फंक्शनिंग था, विश्वविद्यालय समाप्त नहीं हो गया था। इसके बाद दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इस पर भी कब्जा कर लिया, तबाही मचाई। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था उदंतपुर, इसको भी समाप्त किया, यहाँ पर एक किला बनवाया। 15वीं शताब्दी में तिब्बत के लेखक तारानाथ, उन्होंने भी इन विश्वविद्यालयों की तबाही का उल्लेख किया है। तो एक तो ये विवरण मिलता है 1236 ईस्वी का। एक विवरण मिलता है कश्मीर के विद्वान का 1202 में। इन विद्वानों का नाम, एक का नाम है शाक्य भद्र, एक ही विद्वान थे, शाक्य भद्र। ये उदंतपुर और विक्रमशिला है और उन्होंने इसको विनष्ट पाया। तो एक तरह से हम देखते हैं कि बख्तियार खिलजी के कृत्यों का सबसे भयानक परिणाम शिक्षा, उच्च शिक्षा पर था। क्योंकि भारत की जो ख्याति थी पूरी दुनिया में, ये उच्च शिक्षा के कारण ही थी। अब 3-3 विश्वविद्यालय इसने नष्ट कर दिए, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी। तो ज्ञान का जो स्रोत था वही नष्ट हो गया और मध्यकालीन भारत जड़ता का शिकार हो गया, जड़ हो गया। और लूट के माल के साथ 23 मार्च 1203 को बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाता है और बहुत सारा धन और 20 हाथी उसको भेंट करता है ऐबक को। और ऐबक ने भी इसको बहुत सारा धन दिया इसमें से, जो इसने अपने अमीरों के बीच बांट दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐबक और बख्तियार खिलजी के बीच क्या संबंध थे। तो बिहार का इस तरह से इसने विजय कर लिया, पहले अवध से बिहार। इसके बाद तीसरा नंबर था इसका बंगाल। इसने प्लान बनाया कि बंगाल को भी जीता जाए। मिनहाज सिराज इसके बारे में भी लिखता है कि 80 साल के लक्ष्मण सेन वहां का शासक, कल मैंने इसके बारे में बताया भी था। लक्ष्मण सेन का बंगाल में एक और नाम मिलता है, राय लखमनिया। और इसकी राजधानी थी नादिया। घोड़े का व्यापारी बनकर के 15-20 घुड़सवारों को लेकर के जाता है और नादिया को जीत लेता है। और बंगाल को मिनहाज हालांकि ये लिखता है कि इसने कभी भी प्रजा पर अत्याचार नहीं किए और बड़ा ही दानी था। और ये हमने कल बताया था कि लक्ष्मण सेन किस तरह से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर के यज्ञ करने लगा। लक्ष्मण सेन ने ज्योतिषियों से अपने राज्य पर आक्रमण करने वालों के लक्षण पूछे, तो उन्होंने बताया कि उसकी यह पहचान है कि जब वो अपने पैरों पर सीधा खड़ा होता है और अपने हाथ नीचे गिराता है तो उसके हाथ घुटनों के नीचे तक पहुंचते हैं और उसके पैरों की पिंडलियों तक छूते हैं। तो लक्ष्मण सेन ने राजधानी में ही डटे रहने का फैसला किया और महान यज्ञ इंद्री महाशक्ति का अनुष्ठान किया। इंद्री महाशक्ति 1204 और 1205 में बख्तियार खिलजी ने अकस्मात नादिया से अटैक किया। नादिया को मिनहाज इसके बारे में लिखता है कि मात्र 18 घुड़सवार थे इसके पास। नादिया पे चढ़ाई के इस ढंग से आगे बढ़ा कि वहां के लोगों ने कहा कि घोड़ा बेचने वाला व्यापारी। क्या क्या होता है, राजमहल पहुंच करके अचानक हमला करता है और उसमें लक्ष्मण सेन खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था। जब देखा कि अटैक हो चुका है तो पिछले दरवाजे से भाग गया और उसके सारा खजाना, उसकी पत्नी, अनेक स्त्रियों को अधिकार में ले लेता है बख्तियार। पीछे उसकी मुख्य सेना आई और इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी नादिया, ऐसा मिनहाज सिराज बताता है। लेकिन पुरातात्विक प्रमाण कहते हैं ऐसा नहीं था। इसकी राजधानी का नाम था लक्ष्मणवती, जो बाद में बन गई लखनऊती। ढाका के पास थी, बांग्लादेश में। नादिया ब्राह्मणों का तीर्थ स्थल था, शिक्षा का केंद्र था। तो दूसरे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि लक्ष्मण सेन जो यज्ञ वज्ञ कर रहा था नादिया में जाके कर रहा था, वहां आया हुआ था यज्ञ करने, क्योंकि तीर्थ स्थान था।
तभी बख्तियार ने आक्रमण कर दिया और लक्ष्मण सेन भाग गया कामरूप। थोड़े बहुत इसके जो साम्राज्य बचे थे इधर वाले, इन पर कामरूप से शासन करता रहा, सोनार गांव से, सोनारगढ़ से। फिर बख्तियार ने लखनौती को नादिया के बाद जीता, लेकिन नादिया को बहुत अच्छा नहीं समझता था, तो लखनौती चुना। बिहार के पास था इसका मुख्यालय, और अनेक मस्जिद, खानकाह, मदरसा, सैनिक चौकियां बनाई, गोरी के नाम का खुतबा बढ़ा, सिक्के जारी किए। हालांकि स्वतंत्र था पूरी तरह से, गोरी का कोई दावा नहीं था। इसके बाद बिहार और बंगाल पर अधिकार करने के बाद अगला अधिकार इसका था आसाम पर, पहला अटैक। आसाम पे भी अधिकार कर लिया। अब तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है, ये सारा तिब्बत। 10,000 घुड़सवारों की एक सेना तैयार करता है तिब्बत जाने के लिए, लेकिन तिब्बत को ये हल्के में ले गया, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति का इसको ज्ञान नहीं था। तिब्बत पे क्यों अटैक किया? क्योंकि ये सोच रहा था कि इधर से कोई हम रास्ता खोज लेंगे, मतलब इधर से अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते मध्य एशिया तक जीतेंगे, क्योंकि इधर से तो जीतना संभव नहीं है, बीच में ऐबक है और गोरी का ही सिपहसालार है। तो 10,000 घुड़सवारों की सेना लेकर के आगे बढ़ता है। इसका एक और प्रयास था कि दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त एक साम्राज्य स्थापित करेगा। मिनहाज सिराज लिखता है कि तिब्बत और लखनौती के बीच पर्वतमालाएं थी, जिसमें 3 जनजातियां रहती थी, कूच, मेघ और तिहारू। इन सबकी शक्लें तुर्कों की तरह थी। इन सबकी मुखाकृति तुर्कों जैसी थी, और ये थोड़ी बहुत तुर्की भाषा बोलते थे। तो कूच और मेघ जाति के सरदारों में से एक था अली मेघ। अली मेघ को बख्तियार खिलजी ने बंदी बनाया और मुसलमान बना दिया। अली मेघ ने कहा कि भाई, मैं आपको आगे का पहाड़ों का रास्ता बतलाऊंगा, तिब्बत कैसे जाना है। कामरूप का शासक था माघ। उसने कहा तिब्बत जा तो रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है नहीं। लेकिन बख्तियार रुका नहीं और तिब्बत की तरफ चल पड़ा। हिमालय को, दर्रों को पार करते हुए तिब्बत में पहुंच गया। मिनहाज सिराज लिखता है कि वहां की सेना के पास एक ही हथियार होते थे, बांस के टुकड़ों से बने हुए भाले, और वो भी रेशम के कच्चे टुकड़ों से सिल करके बनाए गए थे। और तुर्कों के पास थे बहुत बड़े बड़े धनुष। तो निसंदेह धनुष ज्यादा एडवांस्ड वेपन है। लेकिन फिर भी बख्तियार के सैन्य अधिकारियों ने कहा कि इनसे लड़ने कोई फायदा नहीं है, वापस लौट चलो। और बख्तियार की सेना वहां से वापस लौट चली बिना लड़े ही। मिनहाज लिखता है कि जब वे वापस आ रहे थे तो पूरे रास्ते में उनको घास का एक तिनका और लकड़ी की एक टहनी तक नहीं दिखाई दी, क्योंकि तिब्बत के लोगों ने इन सबको जला दिया था। 15 दिन तक घोड़ों को और सेना को ना कुछ खाने को मिला, ना कुछ पीने को मिला। सैनिकों ने अपने घोड़ों को मार डाला, उनको पका के खाया। कामरूप जब वो पहुंचे तो वहां पे एक पुल उन्होंने क्रॉस किया था, एक बड़ी सी नदी थी। कामरूप पहुंच के देखते हैं कि इस पुल को कामरूप के जो मूल निवासी थे उन्होंने नष्ट कर दिया था, और कामरूप के शासकों ने तुर्कों के चारों तरफ घेरा डाल दिया। बहुत सारे सैनिक इस नदी में डूब के मर गए। 10,000 की सेना में बख्तियार खिलजी और मात्र 1,000 की सेना जान बचा के वापस लौट पाई तिब्बत से। ये सब कुछ मिनहाज लिखता है। अली मेज ने किसी तरह से देवकोट तक पहुंचने में इसको सहायता की, लेकिन बख्तियार खिलजी इतना जीतने के बाद ये गम भुला नहीं पाया, ये दुर्दशा। उसको इतनी तकलीफ हुई कि उसके बाद घोड़े पे सवार होना उसने छोड़ दिया। और इसी समय इसने सुना कि गोरी की हत्या हो गई।
और इसका साहस पूरी तरह से टूट गया। बिस्तर पकड़ लिया, बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, मरने की बात सोचने लगा कि अब जिंदगी में कुछ रखा नहीं है। दुख भरे नगमे सुनने लगा। अली मर्दान इसका केयर टेकर था। इसने भी सोचा ये पापी आदमी है, इसको मार ही डालो। अमीर था ये बेसिकली, इसी के सेवा का। अली मर्दान ने एक दिन दवाई पिलाने के पहले ही सीने में इसकी छुरा पिला दिया और छुरा भोग करके हत्या कर दी। आदर्श को बुलाता था, आदर्श कहता था तो मिनहाज को शमसुद्दीन से इसके दुखद मृत्यु की सूचना मिली। तो ये पूरी कहानी थी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की। तो ये पूरी कहानी थी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की। मोदी जी नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनवा रहे हैं उसी तरह से जैसा वो था। पॉइजन देने में वो मजा कहाँ है। छुरी घोंपेगा सीना में, खून निकलेगा, वो तड़पेगा, चिल्लाएगा। छुरी घोंपेगा सीना में, खून निकलेगा, वो तड़पेगा, चिल्लाएगा। जिसने लोगों को तड़पाया है, जो बोता है वही न काटेगा। हम्म 1205 तक की ये घटना है। उसी तरह 1205 में एक और घटना घट रही थी। इधर मैंने बताया कि फारस, इधर फारस का साम्राज्य है और यहाँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत और फारस के बीच विस्तृत साम्राज्य हो गया था।
गोरी का। मैंने शुरुआत में ही कल आपको बताया था कि गोरी भारत विजय करने को तत्पर इसलिए हुआ क्योंकि वो चाहता था कि मध्य एशिया को पूरी तरह से जीत लेना और फारस पर भी अधिकार कर लेना। फारस पर अधिकार करने के लिए जिन संसाधनों की इनको जरूरत थी वो तभी मिल सकते थे जब भारत से वो लूटता। उसका सपना पूरा हुआ, बड़ी आसानी से इसने भारत पे कब्जा किया और उसके बाद 1205 में ही जो इनकी सीमा है, एक बड़ा सा मैदान है, इसे कहते हैं अंधकुंद। अंधकुंद। और ईरान का ख्वारिज्म शाह है अलाउद्दीन मोहम्मद। अलाउद्दीन मोहम्मद और गोरी को के बीच अंधकुंद में लड़ाई हुई। अच्छा नहीं तो थैंक यू। 1205 में इसमें गोरी ने अपना सारा विद्या का प्रयोग किया जो उसने भारत में किया था, ट्रेंड हुआ था, और इन सारे विद्याओं के प्रयोग के बाद भी ये हार गया। हारने का परिणाम क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं खुरासान। किसी जमाने में ये ईरान का भाग हुआ करता था, लेकिन ये गोर का भाग था। इस खुरासान पर फारस का अधिकार हो गया। गोर के हाथ से निकलने के बाद दूसरी गलत चीज ये हुई इसके बारे में कि इसके मौत की अफवाह फैल गई। और इसके अंदर जो ट्रिब्यूटरी स्टेट्स थे वो स्वतंत्र होने लगे। उसकी क्योंकि सम्राट के मौत की अफवाह उस जमाने में, आज ही देखो अफवाह फैलता है, वीडियो वायरल हो जाता है। पता नहीं किसने अफवाह फैला दिया कि आमिर खान और सलमान खान ने पैसे दिए उस लड़की को, जो भी विवाद चल रहा है। तुर्की गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का फंडिंग किया है, वो चल रहा है। उसका खंडन आज जाके हुआ है कि वो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस जमाने में तो खंडन होने में सालों लग जाते थे। गोरी की सेना का एक अधिकारी था ऐबक बेग। अभी गोरी अंधकुंद के युद्ध से हार के ठीक से संभल भी नहीं पाया कि ऐबक बेग फटाफट घोड़े पे बैठ करके आता है मुल्तान, और यहाँ के राज्यपाल को मार डालता है और मुल्तान पर अधिकार करके अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर देता है। तो जब इसका ऐबक बेग की ये गतिविधि देखी गई तो भारत में भी अफवाह फैल गई। और सबसे ज्यादा हैप्पी तो हुए पंजाब के लोग। पंजाब में दो नेता थे, एक का नाम था बकन और दूसरे का नाम था सरका। इन दोनों के नेतृत्व में पंजाब ये खोखरों के लीडर थे।
पंजाब के खोखरों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने प्लानिंग की कि लाहौर पे क्यों ना अधिकार कर दिया जाए। गोरी को कहा वो ये क्या हो रहा है। तुरंत इसने वहां से कूच किया कि इधर भारत भी देख रहे जाएगा। यही गोरी का अंतिम भारतीय अभियान था। झेलम और चिनाब के जब बीच पहुंचा तो यहाँ भयंकर युद्ध हुआ, विस्फोटक। खोखर बड़ी वीरता से लड़े और इसी समय इल्तुतमिश ने अपनी बहादुरी का बड़ा ही उत्तम परिचय दिया। इसी से प्रभावित होकर के गोरी ने ऐबक को निर्देश दिया था कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दो। तो इतिहास में पहला उदाहरण है कि स्वामी से पहले ही, यानी ऐबक तो भी दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, तो स्वामी के पहले ही सेवक दास्ता से मुक्त हो गया। खैर खोखर हार गए इल्तुतमिश की वजह से, नहीं तो गोरी ही मर जाता। गोरी उल्टे लाहौर जाने की व्यवस्था की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की तरफ बढ़ चला और यहां से सोचा कि चलो इस साइड नहीं जीत पाए तो क्यों ना इस साइड चला जाए, समरकंद भी जीता जा सकता है। समरकंद जीतने से थोड़ा डैमेज कंट्रोल होगा, कोई भी प्रतिष्ठा थोड़ी वापस मिलेगी। समरकंद में करखानी थे, और बीच में एक नदी बहती थी, अमू दरिया। अमू दरिया पर इसने पुल बनाया रातों रात सेना को उस पार जाने के लिए। लेकिन सिंधु नदी के किनारे दमियक नाम की जगह पे नमाज पढ़ रहा था, मगरिब की नमाज। खोखरों और करमातियों का एक ग्रुप उसके शिविर में घुसता है और 15 मार्च 1206 में इसकी हत्या हो जाती है। इसके शव को गजनी ले जाया गया, दफनाया गया। ऐसे कोई बेटा नहीं था। नहीं नहीं, कारखानी एक जनजाति का नाम है, ट्राइब्स का, जो समरकंद के इलाके पे शासन करती थी। कारखाना मतलब फैक्ट्री होता है, वो अलग बात। गोरी का कोई पुत्र था नहीं, तो इसकी मौत के बाद अलाउद्दीन गजनी में उसका उत्तराधिकारी हुआ। लेकिन इसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद उसे हटा करके खुद शासक बन जाता है। महमूद गजनवी कभी हारा नहीं था। गोरी तो कई बार हारा था, गजनवी कभी हारा नहीं। लेकिन गोरी एक बार हार करके फिर से जीतने की क्षमता रखता था। तीन युद्ध में अंधखुद, तराइन और अनहिलवाड़ा, इन तीनों लड़ाइयों में हारा था। गजनवी ने कभी भारत में साम्राज्य विस्तार का प्रयत्न नहीं किया, सिर्फ लूटा। लेकिन भारत में मुस्लिम नहीं, लॉ कोर्ट में हारा नहीं था। लॉ कोर्ट से आगे नहीं बढ़ पाया लॉ, क्योंकि दुर्गम मार्ग है ना उधर। नहीं, भीम सेकंड से गोरी हारा था। गजनवी कभी नहीं हारा था।
किले में प्रवेश न कर पाना हारना नहीं होता। लॉ कोर्ट में वो प्रवेश नहीं कर पाया, किले का दरवाजा नहीं तोड़ पाया। लॉ कोर्ट है भी बड़ा भयंकर ऊपर, दिखाता हूं। ये देखो, ये लॉ कोर्ट का किला, कौन इसमें घुस पाएगा? किधर से घुसेगा? ये और भी ऊंचा है, ये थोड़ा ऊंचाई से लिया गया है। कश्मीर में है, कश्मीर इंडिया में तो है। रसद रोक करके आप किले पर कब्जा तो कर सकते हो, लेकिन अगर रसद पहले से ही वहां 6 महीने का एक्यूमुलेटेड है तो 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। 6 महीने तक करोगे वेट? इतना धैर्य था गजनवी में। और दूसरी बात यह है कि जो, पता नहीं, पाक वाक का नहीं मालूम। दूसरी बात यह है कि इन्वेडर को यह कैसे खेती बहुत अच्छी नहीं होती। खैर, मैं जो बात कर रहा था, मैं क्या कह रहा था कि महमूद गजनवी ने इस इलाके के हिंदुशाही वंश को जो पराजित किया, और इसमें पंजाब तक के इलाके को जो जीता। भारत में तो सुदृढ़ राज्य की स्थापना नहीं कर पाया, लेकिन पंजाब को जरूर जीता इसने। तो यहाँ पर एक बेस तैयार होता है भारत पर कब्जे का, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो भारत पर कब्जा नहीं पाता। आधार तो गजनवी ने ही निर्माण कर दिया था। अच्छा, दोनों ने भारत पर अटैक किया क्योंकि दोनों भारत में इंटरेस्टेड नहीं थे। ये दोनों इंटरेस्टेड थे सेंट्रल एशिया में। इवन मुगल भी आए, बाबर भी आया, तो बाबर भी सेंट्रल एशिया में इंटरेस्टेड था। सभी थे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने अभियान भी किए थे। उसके बाद यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। ऐबक ने हिंदू घुड़सवार रखे और हिंदू ऑफिसर भी रखे। 1193 में ऐबक ने असनी को जीता, और हसन निजामी कहता है
कि इसने प्रत्येक दिशा में प्रदेश और जनता पर शासन करने के लिए हिंदू राजा नियुक्त किया। एक और किताब है तारीख जहां कुशा, इसका ऑथर कोई बता सकता है कौन है? तारीख जहां कुशा। अता मलिक जुबैनी। अता मलिक जुबैनी। इसमें बड़े डिटेल में इसने गोरी के भारतीय अभियान का उल्लेख किया, यानी गोरी के अंतिम भारतीय अभियान का। इसने लिखा है कि हारने के बाद ख्वारिज़म शाह से गोरी ने भारत पर अपने आक्रमण को गजवा का नाम दिया। गजवा यानी धर्म युद्ध, धार्मिक युद्ध। और 1203 पर ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि खुरासान में पिछले 2 सालों के युद्ध ने इससे सब कुछ छीन लिया था। इसकी सेना बड़ी ही दुर्दशा में थी, इसके पास कुछ था ही नहीं। भारत पर जो प्रारंभिक इसका विजय हुआ, इससे इसकी सेना सुव्यवस्थित हो गई। राजपूत शासकों को हराना कोई मामूली काम तो था नहीं। लेकिन गोरी समझ गया था कि इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उसने हिंदू शासकों को ही यथावत रहने दिया, बस इनसे ये कहा कि हमारी सुप्रीमेसी को मानो। तो हम देखते हैं कि दिल्ली, अजमेर, अन्हिलवाड़ा में प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया तत्काल। इसने दूसरा रिसर्च, ये सब बता रहा है, कौन बता रहा है ये सारी बातें? अता मलिक जुबैनी बता रहा है। इसकी दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि जो नगर प्रशासन है उसके जो शासक पहले से है उन्हीं को चलने दें, ताकि साधारण जनता को शासन के परिवर्तन का ना आभास हो, न ही उनका शासन स्थायी हो सके। नहीं, तभी इसका शासन स्थायी हो पाएगा। अनेक क्षेत्रों का अधूरा विजय इसने किया, उसको परिस्थिति को अंतिम रूप देने का प्रयास नहीं किया, लड़ता रहा। और भारत में किसी स्थायी शासन प्रणाली को लागू भी नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला उसको। लेकिन गौर में इसने अपना सांस्कृतिक विकास खूब किया। हमने कल गजनी के माथादो के बारे में पढ़ा था, उसके दरबार में। लेकिन गौरी के दरबार में भी बहुत विद्वान थे। उनमें से एक थे फखरुद्दीन राजी, दूसरे थे नजामी उरूजी, गौर को इसने कल्चरल हब बनाया। और गौरी का ही वो टाइम पीरियड है जब इस इलाके में सूफी सिलसिले पैदा हुए और बाद में धीरे धीरे उनका विकास हुआ। गौर से ही थोड़ी दूर पर ये घाटी है चिश्ती।
यहां पर चिश्ती सूफी सिलसिला पैदा हुआ। गोरी जब भारत विजय की योजना बना रहा था तो इसके बहुत सारे शहर जैसे गजनी, हिरात, जाम, चिस्त, औश में सूफिज्म की बयार बह रही थी। सिलसिला का मतलब होता है परंपरा। गोर अफगानिस्तान में सिलसिला का मतलब कहते हैं ना कि ये क्या सिलसिला चल रहा है, आप दोनों के तो बड़े ही सिलसिले, तो लंबा सिलसिला चला रहा है, न जाने कब ये सिलसिला खत्म होगा। देखा ये ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक बहार में हैं गुल खिले हुए। ये खता है आपकी निगाहों की, आप हों भी दर में या तो फासले हुए। तो यहां हम देखते हैं कि गोरियों ने गहड़वाल सोने के सिक्कों का अनुकरण किया और हिंदू देवी लक्ष्मी अपने सिक्के भी नहीं ढलवाए, नंदी के आकृति वाली सिक्के चलवाए। भाई वाह वाह, ठीक से लिखा करो, लग रहा है भाव भाव सब कह रहे हो। चिस्त शहर का ही नाम है, और वहीं से जो सिलसिला निकला उसी को चिश्ती कहते हैं। और इस पर देवनागरी लिपि में लिखा है मोहम्मद बिन साम। तो ये तो तुर्कों के विजय के कारण थे। अब राजपूत क्यों हार गए? इस पर ABM हबीबुल्लाह कहते हैं कि प्रतिहारों के मारने के बाद जो छोटे छोटे राज्य पश्चिम उत्तर भारत में पैदा हुए, यही कारण थे। तो हंसते खेलते पढ़ना अच्छी बात है। ये अलग बात है कि आप लोग कितने भी तेज से हंसो, मुझे सुनाई नहीं दे सकता। रेज हैंड करके हंसोगे तो मुझे लगेगा कि कोई है। घसीटी बेगम की हंसी कब सुनूंगी? इतिहास में घसीटी बेगम के आंसू ही मिलते हैं, आंसुओं से नम गीले पन्ने। हाँ, क्वेश्चन पूछो जी, क्वेश्चन का वेलकम है। खैर, राजपूत राजाओं के और भी कारण थे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक। लेकिन 3 इतिहासकार हैं, एक है हसन निजामी, सिराजुद्दौला फिल्म भी है, मिनहाजुश शिराज और फक्रे मुदव्विर। ये तीनों कहते हैं कि भारत में तुर्की शासन की स्थापना अल्लाह का फजल है। ये अल्लाह का फजल, भगवान की कृपा है, ये उसकी काबिलियत नहीं मानते, दैवी कृपा।
लेकिन फ़क्र मुदब्बिर ने जो आदाबुल हर्ब लिखा है, इसमें लिखता है कि भाई घोड़ा, घुड़सवार सेना, और भारत में जो सामंती व्यवस्था थी उसकी कमजोरी, और भारतीय समाज जो टुकड़ों में बटा हुआ था, ये तीनों इसकी जीत का कारण है। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार एल्फिंस्टन ये कहता है कि गोरी में जितने भी लोग थे ना, वो थे तातारी। तातारी बेसिकली होते हैं अत्याचारी, क्योंकि ये होते हैं मंगोल, और मंगोलों का काम ही है लड़ाई करना। और भारत में तातारी पतारी होते नहीं। भारत में स्वभाव से ही सरल, अहिंसात्मक, छोटे छोटे रियासतों में बटी जनता। एक है लेन पोल और एक है विसेंट स्मिथ। सर दिल्ली वाला सिक्का गजनवी ने चलाया था ना, जो आपने पिछली क्लास में बताया था, बट मैंने आपकी ही स्लाइड में पढ़ा कि गोरी ने चलवाया था। सर दोनों ने चलवाया, चलवाया कुछ नहीं था। सिक्के जो ऑलरेडी चल रहे थे उस पर अपना नाम लिख दिया था बस। जैसे भारत के नोट पर यहाँ पे गवर्नर के हस्ताक्षर हैं, वहां पे मैं अपना हस्ताक्षर कर दूं उसके नीचे। चलवाया हुआ नहीं था। अच्छा, एक है लेन पूल और विसेंट स्मिथ। ये दोनों ये कहते हैं कि तुर्क लोग ठंडे प्रदेश के रहते थे और मांसाहारी थे, तो मांसाहार करने वाले लोग अधिक शक्तिशाली होंगे, योद्धा होंगे। हाँ हाँ भाई, क्यों पिक्चर भेज रहे हो? मैं जवाब दे दिया ना। ये कहाँ लिखा है जो गोरी करेगा वो गजनवी नहीं करेगा? कहीं लिखा है? गोरी भी करेगा, गजनवी भी करेगा। तो लेन पुल एक अलग ही कारण देते हैं, मांस खाने का। लेकिन ये चीज, ये लॉजिक थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है। खाने पीने से क्या संबंध है? ये भी लॉजिक बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जहां तक मांस की बात है तो राजपूत कौन सा केला खा के जीते थे? हमारे भी घर में लोग राजपूत लोग हैं, तो कहीं भी शादी पार्टी में चले गए तो अगर वहां पे वेजिटेरियन खाना बना है तो कहते हैं घास फूस खाने नहीं आए, वीर भोज होना चाहिए, वीर भोज। वीर भोज कहते हैं। एक बार मान भी लेते हैं कि चलो तातारी बड़े बहादुर होते हैं, तो गोरी भारत में दो जगह हारा कि नहीं हारा? हारा कि नहीं हारा भाइयों बहनों? फिर ये लॉजिक तो फेल हो गया। फिर ये खुद मंगोलों से क्यों हार गए? ये भी लॉजिक फेल हो गया। लेकिन अब बारी आती है जदुनाथ सरकार की। ये कहते हैं कि जो इस्लाम इनका धर्म था ना, इस्लाम धर्म ने इनके अंदर तीन क्वालिटियां भर दी थी। कौन कौन सी क्वालिटी? क्वालिटी नंबर 1, इनके अंदर जाति भेद नहीं था जैसे हिंदुओं में था। क्वालिटी नंबर 2, ये लड़ाई जब करते थे तो ये सोचते थे कि ये धर्म युद्ध कर रहा है, गजावत। ये तो संसार के लिए लड़ते, लड़ ही नहीं रहे, खुदा के लिए लड़ रहे हैं। तो इनके युद्ध की क्वालिटी बढ़ जाती थी। तीसरा, शराब
पीना इस्लाम के खिलाफ माना जाता था, और राज्य द्वारा दंडनीय भी था। तो शराब बहुत कम लोग पीते थे, जो क्योंकि इसको नीचे निगाह से देखा जाता था। तो ये जदुनाथ सरकार ये 3 कारण बताते हैं। लेकिन इसमें भी बड़ा क्रिटिसिज्म, वॉइस नहीं आ रही है, रुको रिफ्रेश करो। पहली तो बात ये है कि चलो जाति भेद नहीं था इतना जितना हिंदुओं में है, लेकिन भाईचारे की भावना से तब कभी ओतप्रोत नहीं रहे। आपस में क्यों लड़ते थे जब इतना भाईचारा था? बाबर को देखा नहीं, भगा दिया उसके ही चाचा ने मार के। तो ये तो तर्क फेल। दूसरा, धर्म युद्ध की बात। हर कोई धर्म युद्ध थोड़ी ना कर रहा था। बहुत सारे सैनिक थे, सैलरी के लिए लड़ रहे थे। और तीसरा जो था, शराब, शराब बहुत पीते थे सब। और भारत में भी कौन सा शराब की परंपरा थी? भारत में भी शराब धर्म विरुद्ध है। के ए निजामी जो बात कहता है, ये बात सही है। विशेषतः भारत की जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जो फूट की व्यवस्था थी, एक दूसरे से टुकड़े टुकड़े जाते थे, छुआछूत, उच्चता की भावना, भूस्वामियों द्वारा लोगों का शोषण, सामाजिक एकता बिल्कुल नहीं थी, बहुत सारा अंधविश्वास, यात्रा नहीं करते थे, बाहर जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था, गतिशीलता नहीं थी, धर्म बहुत बड़ा हर्डल था। तो यही कारण था जिससे वो पराजित हुआ। तो ये गोरी का गजनवी का एपिसोड यहाँ समाप्त होता है, और कल से हम शुरू करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कल से स्पेशल क्लास आपकी जरूर होगी। मैंने लॉन्च भी कर दिया, उसमें जाके एनरोल भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं, मिलते हैं आपको 3 बजे। तो मैं फ्री ही नहीं रहूंगा, कैसे कर सकता हूँ? मिलते हैं 9 बजे, ठीक है, बाय बाय।